बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स प्री बोर्ड इसके एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करने लगे हैं। अभी आपको मैंने थोड़ा आइडिया दिया कि अगर हम एमसीक्यूज़ कर रहे होते हैं तो नॉर्मली कौन सी मिस्टेक्स होती हैं। तो ना सिर्फ ये कि हम इसके राइट आंसर देखेंगे बल्कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि राइट आंसर राइट क्यों है और कैसे उसको हमने ट्रेस करना है। सो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एट हाई फ्रीक्वेंसी द करंट थ्रू कैपेसिटर ऑफ एसी सर्किट विल बी। अगर हमारे पास एक कैपेसिटिव सर्किट हो, यानी ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ हो सिर्फ, तो उसकी अगर हम एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, हाई फ्रीक्वेंसी कर दें, तो करंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? करंट क्या स्मॉल हो जाएगा, क्या जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, या इंक्रीज कर जाएगा, लार्ज हो जाएगा? सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन हम देखते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास अगर तो एक रजिस्टर है जो किसी एक एसी सोर्स के साथ अटैच हो और इस रजिस्टर की एक सर्टेन रेजिस्टेंस हो, और हमें ये देखना हो कि इसमें से गुजरने वाला करंट किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर और रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर के ऊपर। बट मौजूदा केस में हमें ये बताया जा रहा है कि सर्किट के अंदर एक अदद कैपेसिटर लगा हुआ है। अगर एक कैपेसिटर अटैच हो एसी सोर्स के साथ, तो अब कैपेसिटर के लिए जो रिएक्टेंस होती है उसको हम एक्स सी कहते हैं, जो अपोज करती है करंट के फ्लो को। अब इसी करंट को फाइंड करने के लिए अब हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो है I इज इक्वल टू वी ओवर एक्स सी, यानी कि इसका ताल्लुक होगा रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर के साथ। अब जो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर है इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी के लिहाज से देखें तो ये बराबर है 1/2 पाई एफ सी। सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर को फाइंड करने का फार्मूला है और ये हमारे पास करंट को फाइंड करने का फार्मूला है। अब स्टेटमेंट को देखें, हमें ये कहा जा रहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ से नजर आ रहा है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर डिक्रीज करेगी, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और अगर ये रिएक्टेंस डिक्रीज होगी तो यहां से इसका मतलब है करंट इंक्रीज होगा, क्योंकि करंट रिएक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, कैपेसिटर की रिएक्टेंस कम होगी, कैपेसिटर की रिएक्टेंस कम होगी तो करंट इंक्रीज करेगा। करंट इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि हमारा राइट आंसर है कि करंट जो है वो लार्ज हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर एट 50 हर्ट्ज इज 10 ओम, इट्स रिएक्टेंस एट 100 हर्ट्ज बिकम्स। सो हमारे पास अब मौजूदा केस में एक इंडक्टर है, हमें यह कहा जा रहा है कि रिएक्टेंस जो है इंडक्टर की वो 10 ओम है अगर वो ऐसे सोर्स के साथ लगा हुआ हो जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो। अगर उसी इंडक्टर को हम उतार के या उसकी फ्रीक्वेंसी जो सोर्स की बढ़ा के 100 हर्ट्ज कर दें, तो अब उसकी रिएक्टेंस क्या हो जाएगी? सो स्टूडेंट्स, ये जो दूसरा एमसीक्यूज हम करने जा रहे हैं इसको करने के दो तरीके हैं। तो मैं पहले फर्स्ट मेथड को डिस्कस करता हूं। जो इसका फर्स्ट मेथड है इसको अंडरस्टैंड करने का, उसको ज़रा देखिए। हमें मालूम है कि रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर होती है 2 पाई एफ एल। तो इसे आप 2 पाई एफ एल के लिहाज से देखें। हमारे पास उसने ये बोला है कि जो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर है वो गिवन है 10 ओम, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10 ओम, बाकी 2 पाई और एल को आप ऐसे रहने देंगे, और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है। सो अगर हम फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज कर दें, रिएक्टेंस को 10 कर दें, तो मेरे पास जो 2 पाई एल है ये बराबर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 50। ये 50 तो जाके डिवाइड होगा, 0 0 से कैंसिल होगा और ये आ जाएगा 1/5। सो मीन्स दैट कि मेरे पास 2 पाई एल की वैल्यू आ जाएगी 1/5। अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले को दोबारा से यूज़ करेंगे कि अगर हम रिएक्टेंस जो है वो नेक्स्ट देखना चाहें कि अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो फिर क्या आएगी। अब जो नई रिएक्टेंस है जो हमने फाइंड करनी है वो बराबर आ जाएगी 2 पाई एफ एल इंटू एफ प्राइम। तो हमने जैसा कि कहा कि 2 पाई एल की वैल्यू हमने फाइंड की है, दैट इज 1/5, और जो न्यू फ्रीक्वेंसी उसने कहा वो है 100 हर्ट्ज। उसने ये कहा है क्वेश्चन में कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज से बढ़ाकर कितनी कर दी जाए, 100 हर्ट्ज कर दी जाए। तो यहाँ से स्टूडेंट्स देखिए कि 5 2s are 10, तो 20 आ जाएगा, दैट इज मीन
दैट मीन्स कि 20 ओम इज अवर राइट आंसर। तो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर होगा 20 ओम। दैट मीन्स कि उसको दो हिस्सों में हमने किया इस मेथड के जरिए से। पहले हिस्से में हमने अननोन फैक्टर को फाइंड किया और दूसरे हिस्से में उस अननोन फैक्टर को यूज करके डायरेक्टली फाइंड कर लिया। बट ये ज्यादा कन्वीनियंट मेथड नहीं है। आप इसकी बजाय अगर सेकंड मेथड को फॉलो करते हो तो आपके इससे मिलते जुलते बहुत ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व होने जा रहे हैं। कैसे करेंगे? देखिए, आप इसका तरीका ये है कि आप सिंपल फार्मूला लिखें कि हमारे पास रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर का जो स्ट्रेट फार्मूला है दैट इज 2 पाई एफ इंटू एल। तो अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो जो नया फार्मूला बनेगा वो बनेगा 2 पाई एफ प्राइम इंटू एल। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है कंपैरिजन से। जब भी किसी दो चीजों को आप कंपेयर करना चाहो तो उसका सबसे बेस्ट हल होता है कि आप उन दोनों के दरमियान रेशो ले लें। मिसाल के तौर पे आप क्या करेंगे, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज इक्वल टू 2 पाई एफ प्राइम एल डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ एल। तो दोनों इक्वेशंस की आप रेशो ले लें। रेशो लेने से जो कॉमन फैक्टर्स हैं दोनों के वो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा एफ प्राइम डिवाइडेड बाय एफ। ठीक है जी। अब एफ प्राइम जो है वो हमें मालूम है कि दैट इज 100 और एफ जो है वो हमें मालूम है दैट इज 10 और एक्स एल जो है वो हमें गिवन है 10 ओम। तो इसका मतलब है कि जो एक्स एल प्राइम है, जो हमारे पास पहले फ्रीक्वेंसी थी वो 50 हर्ट्ज है। तो यहाँ पे पहले वाली फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है जो बढ़ के 100 हो रही है। तो ये आप इसको कट करेंगे तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा और साथ में जो एक्स एल है वो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और एक्स एल चुके 10 है तो दैट मीन्स इक्वल टू 20 ओम। सो आप सिंपल रेशो लें और सिंपल रेशो लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। और आप ये रेशो वैसे भी याद रख सकते हैं कि इंडक्टर की जो रिएक्टेंसेस की रेशो है ये फ्रीक्वेंसीज की रेशो के बराबर है। तो ये एक शॉर्टकट भी बन जाता है। इस जैसे आप बहुत सारे शॉर्टकट्स बना सकते हो। इसी मेथड को मैं थोड़ा इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि मिलता जुलता जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए वो आप सॉल्व कर सके। फॉर एग्जांपल देखिए, मेरे पास इक्वेशन है फॉर एग्जांपल F इज इक्वल टू एम ए के जो फोर्स है वो डिपेंड करती है मास इनटू एक्सेलरेशन के साथ। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल के किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स है वो अगर बढ़ा दी जाए तो एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क आता है। तो एक नई चेंजिंग इक्वेशन हमारे पास F प्राइम एम प्राइम ए प्राइम की तरह में बन जाएगी। इसकी रेशो ले लें। रेशो के साथ आएगा F प्राइम डिवाइडेड बाय F विच इज इक्वल टू एम प्राइम ए प्राइम डिवाइडेड बाय एम इंटू ए। अब स्टूडेंट्स ये तो बन गया एक जनरल। किसी भी तरह की दो इक्वेशंस को जब आपने कंपेयर करके डील करना हो तो आप इस तरीके से डील करते हैं। यहां से आप देखें दो रूट्स आप बना सकते हैं। पहला रूट आप ये बना सकते हैं कि अगर उस बॉडी का जो मास है वो सेम रहता है, वो तब्दील नहीं होता है, तो m जो है वो m से कट जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगी f ओवर f प्राइम विच इज इक्वल टू a प्राइम ओवर a। और इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि जी एक्सेलरेशन जो है वो सेम रहेगा तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगी f प्राइम डिवाइडेड बाय f विच इज इक्वल टू m प्राइम डिवाइडेड बाय m। सो इट डिपेंड्स अपॉन दैट कि आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन के अंदर चेंज को बताया जा रहा है या मास के अंदर चेंज को बताया जा रहा है। तो ये शॉर्टकट्स आप बना सकते हैं और किसी भी तरह की दो क्वांटिटीज को आप कंपेयर कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इज। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर था 20 ओम। ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इज E विच इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4। तो इस फार्मूले में स्टूडेंट्स हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो सिग्मा है इसको हम क्या नाम देते हैं। तो बेटा यहाँ पे याद रखें कि इस इक्वेशन को हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं और इसमें जो कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है इसको हम स्टीफन्स कांस्टेंट कहते हैं। सो ये एक फैक्ट का क्वेश्चन है, तो यू मस्ट नीड टू नो। चौथा क्वेश्चन है, इफ ए चार्ज इज एट रेस्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स ऑन द चार्ज इज। देखें यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि एक अदद चार्ज है जो रेस्ट में है और मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, तो उस पर एक फोर्स क्या लगेगी। सो स्टूडेंट्स यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर हमें कभी भी
फोर्स फाइंड करना हो किसी भी मूविंग चार्ज पे तो वो हम कैसे करेंगे। हमें पता है कि जो फोर्स है वो बराबर होती है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो फोर्स है इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड आल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ एंगल। एंगल का मतलब होता है कि ये डिपेंड करता है कि थीटा 0 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, थीटा 180 डिग्री है, या एंगल कौन सा है, यानी वो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है या एंटी पैरेलल जा रहा है। सो आपको हर एक केस जो है वो इस फार्मूले से मिल सकता है। मौजूदा केस क्या है कि अगर चार्ज रेस्ट में हो, रेस्ट का मतलब होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो अगर एक चार्ज रेस्ट में होगा तो इसका मतलब होगा कि उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है, और अगर वेलोसिटी 0 हो तो इसका मतलब है कि उस पर लगने वाली फोर्स भी क्या हो जाएगी, 0। अभी हमें बाकी किसी फैक्टर को देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में जब 0 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर 0 आएगा। सो लिहाजा हम बोलेंगे नो फोर्स विल एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ ई इज न्यूटन पर कूलम and that of B is Newton per ampere per meter, then the unit of E over B is। so यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास एक रेशो पूछी जा रही है, तो यहाँ पे हम सिंपल ये देखते हैं कि उसने ये पूछा है क्वेश्चन के अंदर हमसे कि E और B का जो रेशो है ये किस यूनिट के बराबर आएगा, जबकि E का यूनिट उसने हमें बताया है कि दैट इज न्यूटन पर कूलम। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ये गिवन है न्यूटन पर कूलम, और B का यूनिट भी हमें गिवन है दैट इज न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो आप अगर देखें तो न्यूटन न्यूटन से कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा पर कूलम डिवाइडेड बाय पर एम्पेयर पर मीटर। सो स्टूडेंट्स आपने करना ये होता है कि आपके पास जितने भी यूनिट्स हों आपने इनको लेकर आना होता है एसआई यूनिट के अंदर। आप जानते हो कि करंट का जो यूनिट एम्पेयर है ये एसआई यूनिट है, लेकिन जो कूलम है ये एसआई यूनिट नहीं है। तो कूलम जो है ये बराबर होता है एम्पेयर सेकंड, तो ये याद रखिएगा कूलम बराबर होता है एम्पेयर सेकंड के, ये ड्राइव्ड यूनिट है। तो एम्पेयर इसकी जगह पे जब एम्पेयर सेकंड आएगा तो ये बन जाएगा पर एम्पेयर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय पर एम्पेयर पर मीटर। चूंकि इसके ऊपर पावर -1 है तो एम्पेयर के ऊपर भी पावर -1 आएगी और सेकंड के ऊपर भी पावर -1 आएगी। तो यहाँ से एम्पेयर एम्पेयर से कैंसल आउट हो जाएगा, ये मीटर की पावर -1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी और ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। सो इसका मतलब हुआ दैट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो आपके क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा दैट इज ए विच इज मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड हमारा राइट आंसर है। ये भी हो सकता था कि वो हमसे ये पूछ लेता कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सी क्वांटिटी बनेगा, वेलोसिटी बनेगा या क्या बनेगा। अच्छा स्टूडेंट एक और चीज, इसी क्वेश्चन को आपने किसी एक और अंदाज से भी समझना है। एक और इंपॉर्टेंट फीचर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब वो फीचर क्या है, वो फीचर ये है कि आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ये बराबर होती है Q इंटू ई के, और जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो बराबर होती है Q V B साइन ऑफ थीटा के। और अगर ये फोर्स परपेंडिकुलरली चार्ज पे लग रही हो तो साइन थीटा 1 होगा उसकी वैल्यू। सो अब दोनों को अगर इक्वलाइज करें क्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो ये हमारे पास आता है Q E इज इक्वल टू Q V इंटू बी। यहाँ से Q जो है वो Q से अगर कट जाए तो E और B जो है वो बराबर आ जाता है V के। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको वैसे ही याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन हम यूज करते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर। तो वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर हम जब पार्टिकल्स को मूव करवाते हैं डिजायर्ड वेलोसिटीज के साथ तो उसके अंदर ये रिलेशन आप यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशो के साथ आ रही है। तो अगर आपको ये वैसे ही क्वेश्चन याद हो तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं बगैर ये चीज जाने कि E का यूनिट उसने क्या दिया है और B का यूनिट उसने क्या दिया है। E और B इज इक्वल टू वेलोसिटी और उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। हाँ यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर वो B और E पूछ लेता तो फिर इसका आंसर होना था 1/V। तो हमारा राइट आंसर बनना था 1/V। तो उस लिहाज से हमारा यूनिट भी बन जाना था पर मीटर इंटू सेकेंड। तो यहां पर हमारा यूनिट बन रहा था मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह छोटी छोटी चीजें
आप खुद से सोचेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, रिलेट करेंगे। जब बैक सोर्स का पता होगा कि कोई भी चीज़ कहाँ से ड्राइव हो रही है और कैसे ड्राइव हो रही है, तो आपके एमसीक्यूज कंपैरेटिवली बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, अ सर्टन वायर हैज अ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, the resistivity of another wire of identical material with the first except for twice its diameter। आसान लफ्जों में अगर हम देखें तो क्या मतलब है इसका? हमारे पास बच्चों एक वायर है और उस वायर के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी रेजिस्टेंस है आर, और एक और आइडेंटिकल मटेरियल की अनदर वायर है, एक और वायर है जो कि आइडेंटिकल मटेरियल का मतलब है कि अगर पहली वायर कॉपर की है तो दूसरी वायर भी कॉपर की ही है, और इसका जो टेम्परेचर है उसका भी वही टेम्परेचर है, इसकी जो नेचर है उसकी भी वही नेचर है। इसका आइडेंटिकल मतलब ये है। अब हमें ये कहा जा रहा है कि अगर वो जो दूसरी वायर है, अगर हम उसका डायामीटर कर दें डबल, तो फिर उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? ये है हमारा क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आप लोग ये पहले से जानते हो, फॉर एग्जांपल कि ये मेरे पास एक वायर है और इस वायर की जो है वो एक सर्टन लेंथ है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस की बात करूं तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस बराबर होती है रो एल डिवाइडेड बाय ए, और यहाँ पे ये जो रो है, इसी रो को हम नाम देते हैं रेजिस्टिविटी का या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, एंड दैट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये एक्स्ट्रा के तौर पे आपको क्लियर होना चाहिए कि बाज़ औक़ात हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर क्वेश्चन आता है, बाज़ औक़ात इसके रेडियस के ऊपर क्वेश्चन आता है, बाज़ औक़ात इसके डायमीटर के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो आपका यही फार्मूला यूँ भी लिखा जा सकता है, रो एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। चूँकि ये सर्कुलर शेप के अंदर होता है एरिया इसका, तो इसको पाई आर स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर इसको डायामीटर की फॉर्म में लिखे तो ये आ जाएगा रो 4L डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर। अगर हम आर की जगह d/2 लगाएंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। सो अगर बच्चों हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिहाज से आंसर देना है, रेडियस के लिहाज से आंसर देना है, डायामीटर के लिहाज से आंसर देना है, तो आप अकॉर्डिंगली इस फार्मूले को यूज करते हो। अब क्वेश्चन चूंकि उसने ये कहा कि आपके पास ये वायर है जिसका डायामीटर एक सर्टेन गिवन है, अगर हम इसका डायामीटर कर दें डबल, तो इसका डायमीटर डबल करने से, लेंथ सेम रहने से, नेचर सेम रहने से इसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? तो बेटा ये बात याद रखिएगा कि रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस, लेंथ एंड एरिया। रेजिस्टिविटी बेसिकली डिपेंड करती है नंबर 1 नेचर ऑफ द वायर एंड नंबर 2 टेम्परेचर ऑफ द वायर। तो इसका बेसिकली जो ताल्लुक है वो नेचर ऑफ द वायर और टेम्परेचर ऑफ द वायर के साथ है। चूंकि यहाँ इस केस में ना तो उसकी नेचर बदल रही है ना उसका टेम्परेचर बदल रहा है, लिहाजा उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो आप इसका एक एडिशनल क्वेश्चन बनाएंगे कि क्या उसकी रेजिस्टेंस पे कोई फर्क आएगा, तो आंसर होगा यस, रेजिस्टेंस पे फर्क आएगा। अब रेजिस्टेंस पे फर्क कैसा आएगा आप इस फार्मूले से देख सकते हैं कि अगर मैं डायामीटर डबल करूंगा तो यहाँ पर 2d आएगा और 2 का स्क्वायर बनेगा 4, और ये बाहर आए के 1/4 आ जाएगा। दैट मीन्स कि जो रेजिस्टेंस होगी वो 1/4 टाइम्स r हो जाएगी। दैट मीन्स कि वो जो रेजिस्टेंस होगी उसकी वो 4 गुना कम हो जाएगी अगर डायामीटर हम 2 गुना बढ़ा देते हैं। तो रेजिस्टेंस पे फर्क आएगा लेकिन रेजिस्टिविटी पे फर्क नहीं आएगा। सो इन छोटी छोटी बातों को कंपेयर किया करें, इसको अंडरस्टैंड किया करें, क्योंकि कई बच्चों ने यहाँ पे 1/4 लगा दिया होगा इस चीज़ को ज़हन में रखे बगैर कि ये हमसे रेजिस्टिविटी पूछी जा रही है ना कि रेजिस्टेंस। हमारा राइट आंसर होगा सेम एज आर। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238 इज। तो बेटा ये हमारे पास हाफ लाइफ का जो कांस्टेंट डाटा है वो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे यूरेनियम का 238 आइसोटोप यूज़ किया गया है। बाज़ औक़ात बच्चा हाफ लाइफ को तो रटा मार लेता है लेकिन ये नहीं देखता कि 235 है या 238 है। तो यहाँ 238 आइसोटोप है जिसकी हाफ लाइफ 4.5 10⁻⁹ ईयर्स होती है। अच्छा, एक अलबत्ता इसमें मैं आपको क्लू दे देता हूँ जो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको नेक्स्ट किसी जगह काम आएगा। वो ये है बेटा कि आपको ये पता होना चाहिए कि 10⁻⁶ जो है इसको हम मिलियन बोलते हैं, दैट इज़ इक्वल टू मिलियन
10 पावर 9 जो है इसको हम बिलियन बोलते हैं। इसी तरह 10 पावर 12 जो है इसको हम ट्रिलियन बोलते हैं। तो बाज़ औक़ात ये जो पावर्स हैं मिलियन बिलियन ट्रिलियन की फॉर्म में लिखी जाती हैं। और हमारी जो यूनिवर्स है जिसको आप आगाज़ जो है वो आपको याद होगा कि आपने पढ़ा था बिग बैंग। तो बिग बैंग से आगाज़ होता है, चैप्टर नंबर 1 में आपने ये पढ़ा था। आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है कि बिग बैंग हुई थी 20 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। जबकि आप अगर नेट से सर्च करोगे तो ये तकरीबन 13.8 समथिंग बिलियन ईयर्स निकलेगा। वो यहाँ पे थोड़ी इंफॉर्मेशन रॉन्ग है, ये राइट है। बहरहाल हम इसे गरज नहीं है, फिलहाल हम ये देखना चाह रहे हैं कि बिलियन का मतलब है 10 पावर 9 और यूरेनियम जो है वो आगाज़ से ही मौजूद है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 10 पावर 9 का डिजिट आ रहा है। तो एक चीज़ ये होती है कि अगर यहाँ पे चारों ऑप्शंस में किसी में 10 पावर 6 होता, किसी में 10 पावर 12 होता, किसी में 10 पावर 9 होता, तो हमारे लिए इसको जज करना ज़्यादा आसान था, क्योंकि हम ये कह सकते थे कि भाई ये तो 10 पावर 9 की रेंज में होना चाहिए। तो अब मसला क्या है, यहाँ पर सारे ही 10 पावर 9 है, तो इसलिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और फ्रैक्शनल फ़र्क भी देखिए बहुत थोड़ा सा है, 1 पॉइंट का, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5। तो यहाँ पे आपको गेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये हर एक कांस्टेंट वैल्यू को जब हम गेस करना चाह रहे होते हैं तो उसका एक अंदाज होता है। इस तरीके से भी जब आप डाटा याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। सो अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8 है द डेड टाइम फॉर गाइगल-मूर काउंटर इज। तो बेटा आपने जीएम काउंटर में पढ़ा था कि जो डेड टाइम होता है दैट इज एक्चुअली 10 पावर -4 सेकेंड। इसमें सीखने के लिए क्या है हमारे पास? सीखने के लिए बेटा इसमें ये है कि 10 पावर -4 को बाज़ दफ़ा अगर थोड़ा चेंज करके लिख दिया जाए तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। फॉर एग्जांपल 10 पावर -4 सेकेंड को अगर हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 10 पावर -1 इंटू 10 पावर -3। और ये जो 10 पावर -1 है इसे लिखा जाएगा 0.1 और 10 पावर -3 को लिखा जाएगा मिली। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 10 पावर -4 को हम 0.1 मिली सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि नेक्स्ट आपके एग्जाम में यहाँ पर 0.1 मिली सेकेंड, 0.1 माइक्रो सेकेंड, 0.1 नैनो सेकेंड, 0.1 सेकेंड लिखा हुआ हो और आप परेशान हो जाए कि भाई 10 पावर -4 तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को याद करने की कोशिश करें। तो ये पहला पार्ट मेरा ख्याल है हम यहाँ पे क्लोज करते हैं इसका, और सेकंड पार्ट से हम इसका जो रिमेनिंग एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करते हैं।